हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट के बारे में। ब्रीदिंग रेट, ठीक है। यानी हमको पता है ब्रीदिंग क्या होता है। वन इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो इनहेलेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक इनहेलेशन, और जब सांस हम छोड़ते हैं यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है उसको हम लोग रिमूव करते हैं नोज के थ्रू, इनहेलेशन। सांस छोड़ के हुआ एक्सहेलेशन। तो वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन कॉन्स्टिट्यूट वन हार्ट बीट, ठीक है। और एक मिनट में कितना हार्ट बीट हो रहा है इसको हार्ट बीट बोल रहा हूँ, वन ब्रीदिंग बोलते हैं। और एक मिनट में कितना ब्रीदिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। यानी कि वन मिनट में जितना भी ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, ठीक है। one inhalation one exhalation constitute one breathing and the number of breathing in 1 minute is called breathing rate, ठीक है। ब्रीदिंग रेट जो है 12 to 16 टाइम्स होता है। लेकिन अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई। हमको पता है लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स गया होता है, ठीक है। तो मान लो ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में अगर मान लो CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ज़्यादा है, तो और इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी गैस जो है ना अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ पे CO2 होता है 0.03% और यहाँ पे CO2 होता है 4%। तो यहाँ CO2 ज़्यादा है, 4% है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ CO2 कम है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। ये एल्वियोलाई। तो अभी क्या होगा, CO2 जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, मतलब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन 21% के लगभग है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अगर कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो एल्वियोलाई में जो गैस का एक्सचेंज है, ब्लड वेसल से CO2 का एल्वियोलाई के अंदर आना और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ब्लड वेसल्स के अंदर आना, ये जो एक्सचेंज है गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एंड व्हाट इज़ डिफ्यूजन प्रोसेस? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन देयर ओन, अपने आप गैसेस का एक्सचेंज होना कहलाता है डिफ्यूजन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले करके हर एक सेल तक पहुँच जाएगा, हर एक सेल को ऑक्सीजन ब्लड जो है दे देगा। अब हर एक सेल ऑक्सीजन का करता क्या है, उसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज पहुँच चुका है, ये फूड है प्लांट का या कोई भी एनिमल हो, और ब्लड जो है ऑक्सीजन पहुंचा दिया है। अब ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है CO2 H2O, और क्या रिलीज होता है, एनर्जी। ये मेन चीज़। तो रिस्पायरेशन का मेन मकसद क्या बनाना है, एनर्जी, ठीक है। और जो ये सब बाई प्रोडक्ट है। CO2 जो है ये रिलीज हो जाता है, क्या कहते हैं, पहले आएगा ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर बाहर निकल जाएगा। H2O जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं हमारे बॉडी में, उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी का ही यूज है। हम लोग के अंदर बहुत सारे बायोफिजिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, रिस्पायरेशन, हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स एक्सपेंड कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है,
हम लोग सांस ले रहे हैं, आई ब्लिंक हो रहा है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। और यही एनर्जी हमको वो सब लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब ब्लड में ब्लड से, या मान लो ब्लड से जो है इसकी सेल तक लाने के लिए ऑक्सीजन को गैस के फॉर्म में नहीं आता। ये जो ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, उससे जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये फिर सेल तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, ये ब्लड को रेड कलर भी देता है और ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, ठीक है। अब है पढ़ना हम लोग को ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। हम लोगों में तो लंग्स मेन ऑर्गन है, ब्रीदिंग ऑर्गन, लेकिन देखते हैं और एनिमल्स में लंग्स होता है नहीं होता है, कैसे उनके अंदर रिस्पायरेशन होता है। अर्थवर्म के अंदर रिस्पायरेशन होता है स्किन के थ्रू। अर्थवर्म का स्किन बहुत ही गीला होता है, मॉइस्ट होता है, ऑक्सीजन गैस इसी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और उसके ब्लड में पहुंच जाता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके स्किन में डिजॉल्व होकर के यहीं से निकल जाता है। तो अर्थवर्म में, लीच में जो है, अर्थवर्म में और लीच यानी जोंक जो कहते हैं इसको, तो इसमें जो है रिस्पायरेशन के लिए जो आर्गन है, ब्रीदिंग आर्गन है, वो क्या है, स्किन है। अब है इंसेक्ट्स में, कीड़े मकोड़ों में, जैसे कि ग्रासहोपर, काकरोच, इसमें क्या होता है, स्पाइरकल्स होता है और स्पाइरकल्स ओपन हो जाता है ट्रैकिया में, ठीक है। तो ग्रासहोपर या जो भी इंसेक्ट्स हैं, काकरोच हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, ग्रासहोपर, काकरोच, ठीक है, इनके में स्किन के ऊपर ही क्या होता है, होल होता है। इस होल को क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइरकल्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं स्पाइरकल्स के थ्रू एयर इंटर करता है, इसमें ट्रैकिया में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। तो ब्रीदिंग ऑर्गन जो होता है ग्रासहोपर और काकरोच, इस सब में एयर होल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स होता है। फिश में देखा जाए क्या होता है, गिल्स, फिश में होता है गिल्स, यहीं पे होता है फिश के, ठीक है, जो रेड कलर का होता है। तो क्या होता है, फिश माउथ ओपन करते हैं, पानी अंदर जाएगा और गिल्स के थ्रू निकलता है बाहर, क्योंकि गिल्स में क्या होता है, वहीं पर जो है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फिर पानी में घुल के बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन पानी में से निकल के ब्लड में पहुंच जाएगा। तो गिल्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है। फिश में लंग्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लंग्स है, हम लोगों में तो है ही, लेकिन फ्रॉग में, सैलामेंडर में और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, सब में क्या होता है, लंग्स होता है। कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम लोग। डॉल्फिन में ब्लो होल होता है, डॉल्फिन जो फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे क्या है, ब्लो होल है, इसी होल के थ्रू जो है वो कर लेता है, ठीक है। डॉल्फिन और व्हेल, इन दोनों में भी लंग्स होते हैं, ठीक है। डॉल्फिन और ये जो व्हेल है, इस भले ही पानी में रहते हैं लेकिन ये लंग से रिस्पायरेशन करते हैं और ये ब्लो होल होता है, उसी के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फ्रॉग का देखते हैं कि सभी सैलामेंडर, न्यूट्स, ये सब ना एम्फीबियंस है, मतलब जो पानी में रहे और ज़मीन पे भी। तो फ्रॉग, सैलामेंडर, न्यूट्स, इनके में कई मोड है, देखना जैसे फ्रॉग जब टेडपोल स्टेट में है, ठीक है, तब तो गिल्स। जब एडल्ट हो गया, तो एडल्ट है, तो अगर ज़मीन पे रह रहा है तब तो लंग्स है, और अगर पानी के अंदर रह रहा है तो स्किन से। हमको पता है
फ्रॉग जो है वो हाइबरनेट भी करता है। हाइबरनेशन के समय फ्रॉग जो है वो स्किन से रिस्पायरेशन करता है। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह के हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एरोबिक और एनएरोबिक को। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। किसमें? तो CO2 6CO2 + 6H2O। अब बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये एरोबिक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो हम लोग एरोबिक हैं, उसको कहते हैं हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और इस रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक देखते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 अलग अलग कंपाउंड में टूटता है। जैसे मान लो ईस्ट सेल है, फंगस होता है ईस्ट, अगर इसके अंदर है तो ये ग्लूकोज टूटेगा CO2 में और C2H5OH अल्कोहल है ये, और थोड़ा सा एनर्जी निकलता है, बहुत थोड़ा सा। तो CO2 एथिल अल्कोहल और थोड़ा सा एनर्जी। अगर हमारे मसल्स में भी ये हो जाता है, जब हम कोई जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ दर्द होने लगता है। ये दर्द होता है क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये भी एनएरोबिकली होता है मसल सेल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से ये दर्द होने लगता है। थोड़ा देर हम रेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड CO2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है फिर दर्द भी करना बंद हो जाता है। तो ये दिया हुआ है क्या कहते हैं एरोबिक और एनएरोबिक में। पूछा है एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस दिया हुआ है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है, एनएरोबिक में कम एनर्जी निकलता है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। C3H6O3 का फार्मूला है। ठीक है, अब है एक्सपायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे लीफ के में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। अगर हम लीफ को छोटा सा सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें हमको इस तरीके से बहुत ओपनिंग दिखाई देता है। ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। होता क्या है? जैसे प्लांट को CO2 गैस चाहिए तो CO2 गैस इसी के थ्रू इंटर करेगा लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है तो इसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो लिखा है लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो कैरी आउट रिस्पायरेशन टू गेट द एनर्जी दे नीड फॉर वेरियस लाइफ फंक्शंस। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स
एंड देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस दैट अकर्स। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में चाहिए और वो CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो CO2 निकलता है वो दिन में अगर देखा जाए तो CO2 जो निकलता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, लेकिन रात में तो केवल CO2 निकालते हैं, इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस मेनली इन द लिव्स थ्रू टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। गैसेस एक्सचेंज मेनली कहाँ होता है, लिव्स में, और लिव्स में क्या होते हैं, इसे स्टोमेटा होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इन्हीं के थ्रू होता है। स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लिव्स, अंदर होता है, ऊपर क्यों नहीं होता, सन का रेडिएशन पड़ेगा तो इसमें से ज़्यादा इवोपरेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, लिप सूख जाएगा, इसीलिए पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा नीचे होता है, ठीक है। फिर स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाई 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा में ये किनारे किनारे ये सब क्या है, गार्ड सेल हैं, जो इसी की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द स्टोमेटल पोर। ऑक्सीजन और CO2 सिंपली स्टोमेटा के थ्रू क्या होते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। स्टेम्स में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं, और इसके थ्रू भी गैस का एक्सचेंज होता है। रूट में भी रूट और सॉइल के बीच में जो स्पेस है उसमें भी एयर होता है, और रूट भी क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। अब दिया है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, रिस्पायरेशन दिन और रात दोनों समय होता है। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और रिस्पायरेशन के समय केवल ऑक्सीजन लेंगे और CO2 लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी समझते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है डे टाइम में, तो डे टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो ये केवल ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा और CO2 लेगा, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये उस समय CO2 गैस रिलीज करेगा और ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, रात में ऑक्सीजन ले रहा है, दिन में CO2 को ले रहा है, अब रात में CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसके में। तो इस तरह से हम लोग को ये देखना है कि सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो रिस्पायरेशन के समय हीट निकलता है, इस चीज़ को हमको शो करना है। तो हम एक एक्टिविटी दिया हुआ है बुक में, ठीक है, कि टू शो दैट हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो इसके लिए क्या एक्टिविटी है, तुम कुछ जैसे चना है, चना को भिगो के रख दो, जब उसमें से ऐसे थोड़े से स्प्राउट निकल जाते हैं तो तुमको स्प्राउट सीड लेना है एक बीकर में, उसमें थर्मामीटर लगा देना है, ठीक है, कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना। तुम देखोगे कि जब ये रिस्पायरेशन करेंगे ना, हीट निकलेगा, हीट की वजह से जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर बढ़ता है, ठीक है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि रिस्पायरेशन में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। लास्ट में एक्सरसाइज है नॉलेज चेक, जरा उसको देखते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे पहला लिखा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिस्पायरेशन लिखा हुआ है। तो पहला कैसा रिस्पायरेशन है, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सेकेंड वन, इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन टीनी सेक्स इन द लंग्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग लिखा है, ब्रीदिंग रिस्पायरेशन एल्वियोलाई। थर्ड है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन ए मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं,
फोर्थ है इन ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन। फिफ्थ है व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द इंड प्रोडक्ट्स होता है CO2 एंड H2, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसको कर लेना। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया, तुम्हारा हाफ ईयरली सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। फिर भी कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, ठीक है। टिल देन बाय बाय।